हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगर। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है। सर मैंने आरटीपी इनकम टैक्स में केस सिनेरियो वाला पार्ट सॉल्व करा दिया था। डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट बचा हुआ था, नहीं देखे हो तो वो देख लेना। अच्छे पॉइंट्स थे, अच्छे अमेंडमेंट के पॉइंट कवर किया था। सर आगे के अपन डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाले क्वेश्चंस करते हैं, मजा आएगा। बहुत सारी चीजें मैं आपको छोटी छोटी पार्ट सिखाने वाला हूँ, छोटी छोटी बातें सिखाऊंगा जो अमेंडमेंट से रिलेटेड है। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा सर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। आपसे सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। सर हमारा सबसे पहले नियम क्या है? पहले नीचे क्वेश्चन में आके पढ़ो सर वो हमसे चाहता क्या है सर। उसके बाद कोई भी नियम बना लो सर, कोई भी बड़े क्वेश्चन में पहले नीचे आके पढ़ा करो कि वो हमसे चाहता क्या है, और उसके बाद ऊपर बनाना स्टार्ट किया करो। क्योंकि होता ये है, अगर आप नीचे नहीं पढ़ोगे ना सर और पूरा ऊपर से नीचे आते तक पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो देखो सर, you are required to compute the chargeable under the head, income chargeable under the head salary in the hands of Kunal for the assessment year 25-26, assuming that he wanted to pay tax under default tax regime 115 BAC ऑप्ट किया है और सैलरी की बात है तो याद होगा अमेंडमेंट आ गया सर। और अगर इसमें अमेंडमेंट है तो जो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी सर 50,000, अब वो हो गई है 75,000। ये आप लोगों ने सुना होगा सर। ठीक है, चलो वो तो लास्ट की बात है, वो तो लास्ट में देखेंगे। लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन। हम बनाना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो पहले एक पेज ऐड कर लेते हैं। पेज लगेगा यार, पेज ऐड होगी ना। ठीक है, चलो देखो क्या दिया हुआ देखो। मिस्टर कुणाल एज 27 ईयर्स। सर इसकी एज 27 ईयर इज एन एम्प्लॉय इन अ प्राइवेट कंपनी पोस्टेड इन दिल्ली। दिल्ली में, ठीक है। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 1/2/2023। ठीक है, एक मिनट पहले तो ये ध्यान रख लो सर, मेरे को प्रीवियस ईयर 24-25 लेना है, ये चीज क्रिस्टल क्लियर रखो। ठीक है, इन द स्केल ऑफ 60,000, 1,000, 70,000। नाइस। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि आप अपना प्रीवियस ईयर ध्यान दो, क्योंकि आपको वो ग्रेडेड पे स्केल दिया हुआ है, बट पहले से दिया हुआ है सर 23-24 से दिया हुआ है, 22-23 से दिया हुआ है सर। हमें तो 24-25 के बेसिस में ग्रेडेड पे स्केल देखना है। तो आओ पहले तो बेसिक्स है, एक काम करते हैं, एक एक पॉइंट पढ़ते रहते हैं, ट्रीटमेंट करते जाते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा कि पूरा क्वेश्चन पढ़ूं और फिर मैं आपको एक एक पॉइंट लिख के करना सिखाऊं, वो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट करते जाएंगे, आपको मैं उसका रिलेवेंस और सब चीजें समझाते रहता हूँ। तो पहले तो बेसिक सैलरी में ही चलते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अगर लिखने जाऊंगा तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा आंसर? मैं एग्जाम में स्टार्ट ये करूंगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर कुणाल फॉर द असेसमेंट ईयर अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। अगर कोई स्टूडेंट स्टार्टिंग में ये लाइन नहीं लिखता है, विश्वास करो गारंटीड है उसका मार्क्स कटेगा सर। लिख के ले लो मुझसे, 1 या 2 मार्क्स कट जाएगा। आप लोग जो मुझसे पूछे थे ना सर, बहुत सारे स्टूडेंट, कि सर हमारा मार्क्स कहाँ कट रहा है, यही छोटी छोटी चीजें जहां पर प्रेजेंटेशन में मार्क्स कटता है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप ये छोटी छोटी चीजें ध्यान दो सर। ठीक है, हमें पता नहीं चलता बट इसमें हमारा मार्क्स बहुत कटता है सर। ठीक है, चलो फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर ये एक लाइन, आओ ये गड़बड़ हो गई। इसको मैं क्या करके ना पूरी लाइन ही ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि सैलरी का क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो क्वेश्चन बड़ा होने के कारण लेट स्टार्ट सर। यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, यहाँ आएगा रुपए, यहाँ आएगा रुपए। ठीक है सर, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ बट आप नहीं करेंगे सर। सबसे पहले है यहाँ पर बेसिक सैलरी, पहले तो यहाँ पर लिखना चाहिए इनकम फ्रॉम सैलरी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना। ठीक है, फिर सबसे पहले लिखो बेसिक सैलरी। ठीक है, अब बेसिक सैलरी हमें दिमाग लगाना पड़ेगा सर, क्योंकि ये ग्रेडेड पे स्केल है। तो आपको ये दिया हुआ है देखो, 1 Feb 2023 से लेके आपका ग्रेडेड पे स्केल चालू होता है। तो आपको भी पता है सर, 1 Feb 2023 से लेके 31 जनवरी तक 60,000 है। ठीक, फिर है 1 Feb 2024 से लेके सर 31 जनवरी 2025 तक
61,000 है। फिर उसके बाद सर 1 फेब 2025 से लेके 31 जनवरी 2026 तक 62,000 है। ये अपन को ग्रेडेड पे निकालना आता है सर, ठीक है। तो ये ग्रेडेड पे स्केल याद रखना, ग्रेडेड पे स्केल जो अपन निकालते हैं बेसिक सैलरी, वो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस में नहीं चलता है, ठीक है, वो अपना कंप्लीटेड ईयर के बेसिस में चलता है। तो सर हमारा प्रीवियस ईयर तो क्या है सर 24-25 है, ये हमने देख लिया। तो हमें तो इन दो से मतलब है सर, ठीक है, हमें इन दो से मतलब है। अब जब हमें इन दो से मतलब है तो सर हमारा देख लो, हमारा हो जाएगा सर 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, इतने टाइम पीरियड हमें देखना पड़ेगा। तो सर ये 61,000 हो जाएगा हमारा, कितने मंथ्स, अप्रैल से लेके जनवरी तक 10 मंथ्स प्लस 62,000 2 मंथ्स, ये हमारी बेसिक सैलरी आएगी। एग्जाम में आप चाहो तो यहाँ बेसिक सैलरी लिख के भी कंप्यूटेशन कर सकते हो, चाहो तो वर्किंग नोट में भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो ये कितना हो जाएगा 61,000 इंटू 10 मेमोरी प्लस 62,000 इंटू 2 मेमोरी प्लस, सर 7,34,000, 7,34,000 ये आपकी बेसिक सैलरी हो गई, ठीक है। उसके बाद डीए बोला है 25% ऑफ द बेसिक सैलरी, नाइस। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, अबे ज्यादा बड़ा हो गया। इसके बाद डीए, सर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना, मार्क्स कट जाएगा। सर इसका 25% है 18,30 सॉरी 1,00,000, हाँ 1,83,500, ठीक है डीए। और याद रखना डीए में 60% फॉर्मिंग पार्ट भी है, ठीक है, हमारे काम आएगा। बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी दिया हुआ है पेड इन नवंबर, तो नवंबर में इसको सैलरी हम कितनी पे करे थे 61,000, हम तो इसको जनवरी सॉरी फेब और मार्च का 62,000 दिए, तो बोनस आ गया 61, बोनस 61,000, ठीक है। उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है, लीव इनकैशमेंट। अब पहला पॉइंट यहां पर ध्यान देने वाली बात, सर लीव इनकैशमेंट का हम कंप्यूटेशन करते हैं, मैंने मना नहीं किया, बट सर ना ये रिटायर हो रहा है ना कुछ भी नहीं दिया है सर, ये ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि ये रिटायर वगैरह हो रहा है। तो उस केस में ये लीव इनकैशमेंट जो इसको मिला है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिला है, तो सर ये पूरा टैक्सेबल है। अगर रिटायरमेंट वगैरह में मिलता तो हम सर इसमें वो कंप्यूटेशन करते सर, बट यहाँ तो करना ही नहीं पड़ेगा। तो लीव इनकैशमेंट 10,000, ठीक है। उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है, he has also received a motor car on 1/12/2024, ठीक है भाई, क्यूबिक कैपेसिटी दिया हुआ है, इंजन एक्सीडिंग 1.6 लीटर, अलॉन्ग विद अ शॉफर, चलो ड्राइवर भी दिया है, फॉर बोथ सैलरी एंड फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस, ठीक है। द मोटर कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर मेड बाय द एम्प्लॉयर, लो गाड़ी भी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, 1.6 से ज्यादा कैपेसिटी है, तो सर 2400 प्लस 900 रुपए ड्राइवर का, ये आ जाएगा 3300 इनटू कितने मंथ सर, दिसंबर जनवरी फेब मार्च, सारी महीने तो हुए, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने इंटू 4, मोटर कार 33 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा 33 इंटू 4 सर 13,200, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हिज एम्प्लॉयर ग्रांटेड हिम अ लोन ऑफ 2 लाख रुपीज ऑन 1 जून 2024, ये हमसे मेहनत करवाएगा सर, विच इज रिपेबल इन इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ओवर 2 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर। सबसे प्यारी बात, लोन दिया है जून में बट रीपेमेंट स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर से, तो समझो मेरी बात, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ध्यान दो सर, ठीक है, जून से लोन चालू हुआ सर, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 मंथ्स आपको 2 लाख पे इंटरेस्ट लगने वाला है। उसके बाद 1 अक्टूबर से वो क्या बोलते हैं रीपेमेंट स्टार्ट कर दिया, तो हर क्वार्टर का रीपेमेंट हुआ है। अच्छा 2 साल के क्वार्टर्स में रीपेमेंट हुआ है सर, तो 2 साल में कितने हो गए 8 क्वार्टर हो गए सर, 8 क्वार्टर्स हो जाएंगे क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 8, 25,000 हर क्वार्टर ही डाउन पेमेंट कर देता है। तो सर 1 अक्टूबर से जो इंटरेस्ट लगेगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वो आपका लगेगा सर 2 लाख में नहीं लगेगा, 1,75,000 में लगेगा, यही तो खास बात है। बाकी तो सिंपल था बट मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अपन को इसमें, ठीक है।
the SBI lending rate is 9.5% and employer recovers by 5.5% per annum from the employee. तो सर ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया सर? ये हो गया 4%। अब हमें 4% के हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा सर। चलो इसका तो वर्किंग नोट ही बनाना पड़ेगा सर, बहुत बड़ा जाएगा ये। और नीचे लिखते हैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा जाएगा ये। सर जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त प्लस सितंबर, सर ये 4 महीने तो ऐसा रहेगा 2 लाख इंटू 4%, ये 4 महीने का रहेगा ना। ये 4% तो साल भर का हो जाता है सर, हमें तो 4 मंथ्स का ही देखना है सर। तो ये इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा सर 2 लाख इंटू 4% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा सर 2666 या 7 ले लेना, राउंड फिगर ले लेना, ठीक है। ये हो गया जून जुलाई अगस्त सितंबर। अब बात करते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब यहां पर क्या होगा, मैंने सर बोला ना आपको ऊपर हम पढ़े सर कि हमने कहा है सर 1 अक्टूबर से सर इक्वल रिपेबल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना स्टार्ट कर दिया। तो हमने पे कर दिया होगा कितना, 25,000। मैंने आपको बताया सर 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 इंस्टॉलमेंट, तो 25,000 हमने पे कर दिया होगा। तो अब जो इंटरेस्ट आएगा वो 1,75,000 में आएगा, ठीक है। 1,75,000 इंटू 3 मंथ्स इंटू 4% डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना आ जाएगा सर, 1,75,000 इंटू 4%, ये साल भर का हुआ, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ये आएगा 1750। ये दिसंबर तक की कहानी हुई। अब जनवरी फेब मार्च, फिर से सर जैन फेब मार्च, ठीक है। तो जैन फेब मार्च में सर कितना हो जाएगा, 1.5 लाख, क्योंकि 25,000 रिपेमेंट कर दिया सर मैंने, इंटू 4% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ये कितना हो जाएगा सर, 1,50,000 इंटू 4% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 1,500, ठीक है। ये आ गया आपका पूरा इंटरेस्ट कितना सर, 24-25 का। यही तो चाहिए मेरे को, 24-25 पे तो इंटरेस्ट चाहिए। तो ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 1750 प्लस 2666, तो ये आ रहा है सर 5916, यार राउंड फिगर कर लेना, 5917 ले लेना यार, उससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर इंटरेस्ट लिख दिया मैं, अभी तो शॉर्ट में लिखा हूं, आप लोग एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखेंगे सर, रिक्वेस्ट है। बट इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बड़ा जबरदस्त था सर, बहुत मेहनत कराया हमसे, टाइम नहीं लेने वाला है सर, टफ नहीं है बट टाइम लेने वाला है। आगे बढ़ते हैं सर, आओ। His employer gave him a rent-free accommodation fully furnished in Delhi from 1st अप्रैल 2023। अभी भी बोल रहा हूँ सर, मेरा प्रीवियस ईयर 24-25 पे इस क्वेश्चन में कितना खेलने की कोशिश किया है। अच्छा दिल्ली में दिया ना रेंट्री अकोमोडेशन, ध्यान रखिएगा सर। दिस हाउस इज ओन बाय द एम्प्लॉयर, नाइस, ओन बाय द एम्प्लॉयर है सर। परसेंटेज अपन को क्या करना पड़ेगा सर, परसेंटेज देखना पड़ेगा, और परसेंटेज जो हम देखेंगे वो कौन सा वाला देखेंगे सर, नया वाला परसेंटेज देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा था, डाउट आ रहा था सर, वो अगस्त से पहले पुराना वाला होता था फिर नया वाला। सर हमारा प्रीवियस ईयर 24-25 है, इस साल में तो नया वाला ही लगेगा ना सर। तो सर वो पिछली बार जो स्टूडेंट दिए थे एग्जाम सर, उन लोग क्या लड़ाई लड़े थे वो सही थी, हाँ वो जनवरी वाले स्टूडेंट जो एग्जाम दिए थे वो लड़ाई लड़े थे वो सही थी। बट अब तो लड़ाई खत्म हो चुकी है ना, अब तो अमेंड हो चुका है ना सर, अब तो नया वाला ही लगेगा। तो हमें तो दिल्ली की पॉपुलेशन ऑब्वियसली पता है सर बहुत ज्यादा है, तो 10% वाला ही आने वाली कहानी, ठीक है। This house is owned by the employer, ठीक है। The purchase value of the rent-free furnished accommodation during the previous year 23-24 was valued at 92,000। Nice, क्या प्यारा अमेंडमेंट कवर किया है सर, बेहतरीन अमेंडमेंट कवर किया है। इन्होंने बोला सर 23-24 में इसका जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है उसकी वैल्यू 92,000 थी। ये आपको इसलिए बता रहा है क्योंकि हम एक अमेंडमेंट पढ़ के आए थे, पता नहीं कितने स्टूडेंट को ये ध्यान हो ना हो कि सर एक नया अमेंडमेंट हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि जितना आपका जो प्रीवियस ईयर है उससे पहले साल जो रेंट फ्री अकोमोडेशन रहेगा उसमें हम CII का इम्पैक्ट लेंगे, और इम्पैक्ट लेने के बाद देखेंगे कि करंट ईयर में आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना होना चाहिए।
अगर मान लो करंट ईयर में आपका रेंट्री अकोमोडेशन 95,000 होना चाहिए, और अगर आपने 10% कंप्यूट किया और वो 10 कंप्यूट करने के बाद 1 लाख आया, तो भी हम कितना लेंगे रेंट्री अकोमोडेशन? 95,000। यही तो हम सीखे थे सर। तो यहाँ तो 10% निकालना पड़ेगा, अभी कैसे बताऊं मैं? ठीक है। फर्दर द एकोमोडेशन इज कंटिन्यू टू बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन द प्रीवियस ईयर 24-25 ऑल्सो। ओके, तो ये 10% तो मेहनत करना पड़ेगा। 10% मेहनत करने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए? बहुत सारी चीजें चाहिए। चलो, बेसिक सैलरी तो चाहिए, डीए भी चाहिए, बोनस भी चाहिए, लिव इन कैशमेंट भी चाहिए। क्योंकि अगर आपको सैलरी का मतलब याद हो तो बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स। चलो भाई, ये 4 चीजें तो चाहिए हमें। ये परक्विजिट है सर, इनको नहीं लेते, ये परक्विजिट है, इनको नहीं लेंगे। ये 4 चीजें तो चाहिए, बट डीए फॉर्मिंग पार्ट वाला चाहिए। तो चलो लिखते हैं सर। हमें बेसिक सैलरी चाहिए जो कि हमारी है 7,34,000 प्लस डीए चाहिए सर। डीए हमारा 25% है, बट फॉर्मिंग पार्ट वाला चाहिए हमें डीए। 60% फॉर्मिंग पार्ट है ना, तो 1,83,500 इसका 60%। ये आ रहा है सर 10 प्लस डीए कितना है सर? 110100 प्लस बोनस भी चाहिए सर, बोनस 61,000 प्लस लीव इन कैशमेंट भी चाहिए सर 10,000 सर, मॉनेटरी बेनिफिट सर। ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं चाहिए था, तो इसको ऐड करके कितना आएगा? प्लस 7,34,000 प्लस 61,000 प्लस 10,000, ये आ रहा है 915100। यही आ रहा है क्या? ठीक है, 915100 ये हमारा आ गया। इसका 10% लेते हैं, तो इसका 10% आ जाएगा सर 91,510। ये आ गया। इसके आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि बहुत सारी कहानियां इसमें। देखो, द फर्नीचर एंड द अप्लायंसेस प्रोवाइडेड with the house were bought by the employer at an aggregate cost of 1,50,000 on 1/1/2023। सर मेरा प्रीवियस ईयर 24-25 है। 24-25 में पूरे टाइम फर्नीचर मेरे पास था, तो 1,50,000 का 10% ले लेंगे सर, 15,000। आओ यहाँ पर ऐड करें। ठीक है, तो ये 15,000 ऐड करें, 91,510 प्लस 15,000, ये आ रहा है सर 106,510। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल ऑफ 5,000 पर मंथ वॉज फॉर द सेड हाउस वॉज पेड बाय द एम्प्लॉयर। ये तो सर परक्विजिट है, स्प्रिंग बेनिफिट्स है, ये तो इधर आएगा ही नहीं सर, ये तो सिंपल यहीं पर कर लो। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना? 5,000 इंटू 12, ये 60,000 अलग से आ जाएगा, इसकी तो कोई लड़ाई नहीं है। तो मेरे ख्याल से बस इतना ही है, और CII दिया हुआ है। अब देखो कैसे करेंगे अपन। 92,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 348। 92,000 जो रेंट्री अकोमोडेशन था वो 23-24 का था। अब अगर मैं उस 23-24 के रेंट्री अकोमोडेशन को अगर आज की वैल्यू पे लेके आऊं, तो ये कितना होना चाहिए? तो 363 डिवाइडेड बाय 348, 95, अरे यार क्या फिगर है, 95,966 ये होना चाहिए। बट मेरा निकालने के बाद कितना आ रहा है सर? 106,510 आ रहा है, बट होना कितना चाहिए सर? 95,966। दोनों में विच एवर इज लोअर, तो लोअर कितना हो गया सर? 95,966। ये अच्छा पॉइंट लगा मेरे को, बेहतरीन पॉइंट लगा मेरे को। मतलब ऐसा नहीं है ये टफ है या कोई स्टूडेंट से बन नहीं सकता, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बैठ के इतनी चीजें सोचना, कैलकुलेट करना, हैट्स ऑफ। स्टूडेंट को सोचना ये तभी हो पाएगा जब स्टूडेंट एक बार ये करके जाएगा एग्जाम से पहले। तो सर प्लीज ये चीज अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, अदरवाइज आप लोग बैंड बजा दोगे इस चीज की। विश्वास करो, गारंटीड आप इसकी बैंड बजा दोगे सर। ठीक है। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है, देखिए भाई क्या है फिर। His colleague gifted him a mobile worth 45,000 from his own contribution on account of his marriage। सर ये तो छोड़ ही दो, ये आएगा ही नहीं सर। ठीक है। 45,000 का मोबाइल फोन दिया, ये आएगा ही नहीं, गिफ्ट कलीग दिए जो। ठीक, तो बचा और कुछ तो नहीं है? नहीं, बस इतना ही था। मेरे को तो लगा ये सबसे प्यारा पॉइंट मेरे को जो पूछेगा ना इस क्वेश्चन में। इंटरेस्ट तो चलो आप निकाल भी लोगे यार, इंटरेस्ट में नहीं डाउट आएगा। मेरे को जो लगा ये पॉइंट तो अरे वाह, एकदम प्यारा पॉइंट है, एक स्टूडेंट को देख के जाना चाहिए सर ये। ठीक है, तो ये सब अपन ऐड करते हैं तो हमारा ग्रॉस सैलरी आता है। ऐड करते भाई,
7,34,000 plus 1,835,000 1,835,000 plus 61,000 plus 10,000 plus 13,200 plus 5,916 plus 60,000 plus 9,5,966 ये आ रहा है सर 11,63582 ये आ रहा है सर माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर हमने 115 बीएससी लिया है और मैंने आपको बताया था सर अमेंडमेंट है, हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 लेंगे। अमेंडमेंट चाहो तो इसको मैं अलग कलर से भी लिख सकता हूँ, कलर चेंज कर ले। ग्रीन कलर है क्या? हाँ है, ग्रीन कलर तो है। इसको एक काम करते हैं, ग्रीन कलर से लिखते हैं। एक स्टूडेंट को हमेशा याद रहेगा सर कि सर आपने बताया था अमेंडमेंट है, तो हमें याद रखना है 75,000 सर अमेंडमेंट है, तो माइनस 75,000 ये आ रहा है सर 10,88,582। ठीक है, ये हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, ये आउटर कॉलम में जाता है, ये मैंने इनर में लिख दिया भले ही, बट आउटर कॉलम में जाता है। समझ आया? बेटा दिमाग में। अच्छा क्वेश्चन था सैलरी का, मेरे हिसाब से बहुत सारे पॉइंट है जहां पर आप गलती करने के स्कोप है, बहुत सारे पॉइंट। तो सर प्लीज ध्यान देना, छोटी छोटी चीजें मिस्टेक नहीं करना सर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। एक एक पॉइंट मैंने समझाया, आप कोशिश किया हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो 7 क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो पहले नीचे आके क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोल रहा है। कंप्यूट द कैपिटल गेन टू बी कैपिटल गेन टैक्स टू बी पेड बाय मिस प्रिया। कैपिटल गेन टैक्स मतलब टैक्स निकालना पड़ेगा सर। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 एज्यूमिंग इज अदर इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। ठीक है भाई, आपको सीआईआई भी दिया हुआ है, नाइस। तो कैपिटल गेन में इससे नीचे तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, देखो हमें पेज ऐड करना पड़ेगा। Miss Priya has always been financially aware and strategic with her investment. ठीक है, in January 2022 she saw an opportunity in gold and purchased gold jewelry worth 3,25,000। कब परचेस किए? जनवरी में। ठीक है, believing it would be a safe investment in the future. In October 2024 gold prices increased and she decided to sell her jewelry on 31st 10 2024 for 4,75,000। ओ माय गॉड, ये तो अमेंडमेंट कवर कर दिए सर इन्होंने। सर 23 जुलाई 2024 के बाद इन्होंने सेल किया है सर। सर आपको पहले तो मैं क्रिस्टल क्लियर एक चीज करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास डाउट आ रहा था, तो मैंने ये चीज क्लियर करना सोचा इंपॉर्टेंट है। सर 23 जुलाई 2024 के बाद अगर कोई भी एसेट ट्रांसफर हो रही है अदर देन लैंड बिल्डिंग और बोथ, तो उस केस में इंडेक्सेशन नहीं मिलता। ठीक है, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। लैंड बिल्डिंग के केस में हमारे पास ऑप्शन है कि हमने परचेज पहले किया 23 जुलाई के पहले और ट्रांसफर बाद में किया, तो वी हैव एन ऑप्शन कि आप इंडेक्सेशन के साथ भी चल सकते हो, विदाउट इंडेक्सेशन भी चल सकते हो। ये चीज समझो। तो ज्वेलरी में कोई इंडेक्सेशन मिलने वाला नहीं है सर आपको। तो ये क्या होने वाला है सर? ये क्या होगा सर? 4,75,000 माइनस 3,25,000 कितना हो गया? 4,75,000 माइनस 3,25,000 ये आ गया 1,50,000। इसका 12.5% कर लो सर, इसका 12.5% ये आ गया सर 1,8750। लो इसका टैक्स भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। शी ऑल्सो सोल्ड हर हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली ऑन 1/12/2024 फॉर 80 लाख। ये भी 23 जुलाई 2024 के बाद है सर, ध्यान रखिएगा। हाउस प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग बेचा है सर। ठीक है, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वाज 90 लाख। नाइस। तो सर अब हमें लड़ना पड़ेगा सर। अच्छा, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और भी देखते हैं सर, कहीं अगर एग्रीमेंट वाले दिन की भी दिया होगा तो देखते हैं, वैसे दिख तो नहीं रहा ऐसा। शी परचेज दिस हाउस प्रॉपर्टी ऑन 15/7/1998। देख लो 23 जुलाई 2024 के पहले खरीदा है, बेचा बाद में। अब इस केस में एसएससी के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो सर इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट ले सकता है, विदाउट इंडेक्सेशन भी कर सकता है। अब दोनों तरीके से अपन करके देख लेते हैं किस में हमें बेनिफिट हो रहा है सर, देखना पड़ेगा। परचेज किया 8.8 लाख में। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 2024
was 10,80,000. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया हुआ है ऑफ द सेड हाउस वाज 10 लाख. ये तो हम पढ़ के आए सर. कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में विच एवर इज हायर, बट वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती. तो कॉस्ट हमारे लिए कितनी हो जाएगी? 10 लाख. She has incurred brokerage and other expenses 1% on the purchase at that price. जब वो परचेस किए थे तो उस परचेस करते टाइम एट दैट प्राइस, जितने में वो परचेस किए थे उतने में वो ब्रोकरेज फीस इंकर्ड किए हैं. ठीक है. तो उसके बाद देखो कंप्यूटर कैपिटल गेन टैक्स. अब इसमें हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा. सर ये जो ब्रोकरेज है 1% और परचेस प्राइस, इसमें अगर आप ऐड भी कर लोगे तो ये कुछ 9 पॉइंट कुछ आता है. और 9 पॉइंट अगर कुछ आता भी है तो भी सर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख तक है, तो हम 10 लाख तक कॉस्ट ले सकते हैं. लड़ाई कॉस्ट में नहीं है. अब आओ एक एक लड़ाई लड़ते हैं. सबसे पहले तो सेल कंसिडरेशन पे लड़ाई है, क्योंकि सर सेल कंसिडरेशन जो है वो हमारा कितना है सर? 80 लाख है. ठीक है. प्लस 10%. मैंने सिखाया है, बहुत बार क्लास में सिखाया सर. 80 लाख प्लस 10%, ये आ जाएगा 88 लाख. लिखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 90 लाख. सर क्या ये इससे ज्यादा है? यस सर. 10% ऐड करने के चेक करने के बाद ज्यादा है सर. तो हमारा जो सेल कंसिडरेशन होगा वो यही हो जाएगा सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया. अब बात करते हैं कॉस्ट की. कॉस्ट हमारी हो जाएगी सर 10 लाख. ठीक. अब हमें इसमें मेहनत करनी पड़ेगी सर. एक बार इंडेक्सेशन, एक बार विदाउट इंडेक्सेशन. तो एक बार इंडेक्सेशन से कर लेते हैं सर. 10 लाख इंटू CII तो दिया है हमें 363 डिवाइडेड बाय 100. ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 10 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाय 100. ये आ जाएगा सर 36,30,000. यार ना. हाँ. इसको 90 लाख से माइनस कर लो. माइनस 90 लाख. ये आ रहा है सर 53,70,000. इसका 20% टैक्स है सर. 53 लाख, इसका 20%. ये आ रहा है 1074000. ठीक. और एक बार विदाउट इंडेक्सेशन भी कर लेते हैं. विदाउट इंडेक्सेशन कितना होगा? 80 लाख. 80 लाख का 12.5%. तो 80 लाख का 12.5%, ये आ रहा है सर 10 लाख. अब मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है सर? अगर आप ध्यान दो तो इस केस में मेरे लिए बेनिफिशियल ये कि मैं इंडेक्सेशन ना लूं, क्योंकि बिना इंडेक्सेशन के मेरा टैक्स कम आ रहा है. आई बात समझ? तो आपसे कैपिटल गेन टैक्स ही तो पूछा था. एक ये टैक्स आप निकाल लिए हो. ठीक है. और एक ये वाला टैक्स हो गया सर 10 लाख. बस ये दो ही था. बट बात ये नहीं है कि ये दो है. बात ये है कि एक चीज मन में बैठाओ और सब स्टूडेंट दिल दिमाग में ये चीज बैठा लेंगे. ये जो ऑप्शन है हमारे पास, ये सिर्फ लैंड और बिल्डिंग के केस में ऑप्शन है. बाकी दूसरे एसेट के केस में हमारे पास ऑप्शन नहीं है. प्लीज ये चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में मेरे को लगता है ये गोल्ड वाला पॉइंट जो है ना बहुत प्यारा पॉइंट है, क्योंकि कई स्टूडेंट इसमें भी ऑप्शन अप्लाई करके आ जाएंगे. ये गलती होने के भयानक स्कोप है. आपको लग रहा है अभी मजाक, बहुत गलती होने के स्कोप है. बहुत सारे स्टूडेंट है जो इस पे गलती कर लेंगे सर, बहुत सारे स्टूडेंट. तो आई होप मेरे हिसाब से स्टूडेंट को समझ आया होगा. तो इसमें टैक्स कैसे निकलेगा? सिंपल सर. टैक्स हो जाएगा ये आपने 10 लाख लिया और ऊपर लिया 18,750 ना. हाँ. तो ये आ जाएगा आपका 10 लाख 18,750 टैक्स. फिर सर बात आती है क्या इसमें सरचार्ज आ सकता है? हाँ, सरचार्ज बिल्कुल आ सकता है सर, क्योंकि इसकी इनकम जो है टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा एक्सीड कर रही है सर. तो यहाँ पर सरचार्ज भी आ जाएगा सर. सरचार्ज ले लो सर 10%. ठीक है. 10% सरचार्ज भी आ जाएगा क्योंकि 50 लाख से ऊपर है. तो 1018750, इसका 10% करेंगे तो ये आ जाएगा 101,875. ठीक. फिर प्लस कर लो 4%, और 4% ऐड करके कितना आ रहा है? प्लस किया, प्लस 4%. ये आ रहा है सर 1165450. मेरे को जो लगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि आपको ये याद रखना है कि गोल्ड के केस में हमारे पास ऑप्शन नहीं है. लैंड और बिल्डिंग के केस में अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक जो मैंने कैपिटल गेन के नोट शेयर किए थे टेलीग्राम में, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो. वो बवाल है नोट्स, वो बेस्ट है. उसमें मैंने पूरा चार्ट फॉर्म में लिखवा दिया है. एक बार वो चार्ट देख लो, कोई गलती कंफ्यूजन होने के चांस ही नहीं है. चांस ही नहीं है. क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी चीजें. तो प्लीज उसको एक बार जरूर देख लेना. बाकी फाइनल आ गया सर टैक्स ऑन कैपिटल गेन, यही है सर. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. आओ.
देखो क्वेश्चन 8 में नीचे आके सबसे पहले पढ़ो क्या बोल रहा है हमें। Compute the total income of Mr. Akshay for the assessment year 25-26 and the amount of loss that can be carried forward. Mr. Akshay has opted out of the default tax regime. मतलब नॉर्मल चल रहा है सर। ठीक है भाई, क्वेश्चन काफी बड़ा है, मेरे हिसाब से तो एक पेज ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो मिस्टर अक्षय रेसिडेंट इंडिविजुअल प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ हिज इनकम एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ओके सर, ये क्वेश्चन सेम है, सेम मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है नवंबर 2020 में एग्जाम में आया था सर। ये क्वेश्चन 2020 में ही आया था, हाँ नवंबर, मतलब नवंबर दिसंबर 2020 का ही क्वेश्चन है ये वही का क्वेश्चन है सर। एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम वही है, पूरा वही है, क्योंकि मैंने ये क्लासेस में कराया स्टूडेंट को तो मेरे को याद है सर। देखो सर, इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है, लिखना स्टार्ट करते हैं सर। एक एक चीज पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक स्टूडेंट जब स्टार्ट करेगा तो ये ध्यान रखेगा सर, ठीक है। पहले लिखेगा कंप्यूट द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अक्षय फॉर द असेसमेंट ईयर। ये यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अक्षय फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ये लिख के आओगे सर एग्जाम में, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स काट देंगे लोग। फिर बोलना मत सर प्रेजेंटेशन में कहाँ मार्क्स कट रहा है। उसके बाद कहानी क्या कर देता हूँ, रीजन ये बहुत बड़ा जाएगा तो लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी मेरे को। अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो गया, चल लेट स्टार्ट। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ रुपए, यहाँ भी रुपए, ठीक है। सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी। सर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में तो बिल्कुल भी शॉर्ट में नहीं लिखेंगे सर। ये सीधा सीधा आउटर कॉलम में जाएगा। 35,20,000, यही है ना, ठीक है। फिर रेंट रिसीव दिया हुआ है सर। आईएचपी में इसमें बहुत लड़ाई है, 3 घर होते हैं, बहुत लड़ाई होती है इसमें आईएचपी, ठीक है। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है दिल्ली, तो दिल्ली लेट आउट है भैया। दिल्ली में हमारे पास घर है जो कि लेट आउट प्रॉपर्टी है, जिससे हमें रेंट मिला है, ठीक है। तो रेंट कितना मिला है सर, 5 लाख, ठीक है। ये रेंट हमें मिला है 5 लाख। आगे बढ़ते हैं। रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ अबव प्रॉपर्टी। लोन वॉज टेकन फ्रॉम अ फ्रेंड। हीज रिपेमेंट इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 7 लाख। नाइस। लेट आउट प्रॉपर्टी है, जितना भी इंटरेस्ट हो हम आराम से क्लेम कर सकते हैं। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर करना कि सर लेट आउट प्रॉपर्टी है, जितना भी इंटरेस्ट हो हम आराम से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पर हम इंटरेस्ट क्लेम कर लेंगे 7 लाख का, रेंट है। अब इसके आगे अलावा कुछ और इसमें दिया नहीं है, तो यही हमारी एनएवी भी है सर। माइनस कर लेते 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये आ जाएगा 1,50,000 सर। माइनस इंटरेस्ट सर, इंटरेस्ट 7 लाख है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, साथ साथ दोनों जगह ट्रीटमेंट करते जाता हूँ। इसने बोला 7 लाख का इंटरेस्ट है तो बाकी प्रिंसिपल है ना सर, तो 15,25,000 माइनस 7 लाख, ये 8,25,000 क्या है सर, प्रिंसिपल है। अब खास बात ये है, लोन किससे लिया, फ्रेंड से लिया। तो एक मस्त वाली बात याद है आपको, अपन सेक्शन 80C पढ़ते थे और 80C में हम प्रिंसिपल अमाउंट क्लेम करते थे, बट वहां पर एक दिक्कत थी सर। ये लोन लिया फ्रेंड से, आप आईएचपी में अगर लोन लेते हो फ्रेंड से तो इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो, बट अगर लोन फ्रेंड से लेते हो तो उसको जो प्रिंसिपल रिपेमेंट करते हो वो आप एटीसी में क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एटीसी के लिए बैंक्स वगैरह ही चाहिए सर, बैंक्स एनबीएफसी वही चाहिए। ये खास बात थी, तो ये प्रिंसिपल रिपेमेंट आप क्लेम नहीं कर पाओगे। ये अच्छी बात है, ध्यान रखने वाली बात है, छोटी सी बात है बट ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अगला, रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन जयपुर। चलो भाई, तो ये तो मेरे ख्याल से यही होगा, इसके अलावा कुछ और हुआ तो देख लेंगे। अभी एक बार जयपुर लिखते हैं सर, ये भी लेट आउट प्रॉपर्टी है सर।
और इससे भी हमें रेंट मिला है। कितना रेंट मिला है सर जयपुर वाली प्रॉपर्टी से? 3,20,000 रेंट, 3,20,000। ठीक है भाई। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द रिपेयर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई एंड दिल्ली। तो दिल्ली वाला तो ऊपर हो गया, मुंबई वाला घर नीचे आने वाला है, या मुंबई वाला आ गया क्या? नहीं, मुंबई वाला भी आया नहीं है, मुंबई वाला घर नीचे आने वाला है। ठीक है। तो द ठीक है, फॉर द रिपेयर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई एंड दिल्ली, द प्रॉपर्टी इन मुंबई इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब बड़ा कर लेते चलो। द प्रॉपर्टी इन मुंबई इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। ओके, मुंबई की प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लोन वाज टेकन ऑन 1/4/2017 एंड वाज यूटिलाइज्ड इन 50-50 रेशियो फॉर द हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई एंड दिल्ली। देखो दिल्ली वाला तो लेट आउट है, तो सर इसका डिवाइड बाय 2 कर लो, 75 ईच हो जाएगा सर। दिल्ली वाला जो घर लेट आउट है उसके लिए जो इंटरेस्ट है, अब 1 मिनट में एक बात ध्यान से सुनना और समझना। सर जो अपन इंटरेस्ट के लिमिट पढ़ते हैं 2 लाख रुपीज, 30,000 के लिमिट, ये सब अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए पढ़ते हैं। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए मैंने इंटरेस्ट की कोई लिमिट कभी सिखाई ही नहीं है। लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में जितना भी इंटरेस्ट हो आप क्लेम कर सकते हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैंने आपको रोका है सर। ठीक है, तो यहाँ पर तो 75,000 का इंटरेस्ट हम दिल्ली वाले के लिए ले लेते हैं। अच्छा हुआ मैं यहाँ पर टोटल नहीं कर लिया था सर। 75,000 का और भी इंटरेस्ट है तो माइनस हो जाएगा। ये रिपेयर वाला है सर। ठीक है। और सर मुंबई वाला हाउस भी है, इसे थोड़ा गैप लेके लिख लेते हैं। मुंबई वाला हाउस है जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है सर, और इसमें हमें बाकी चीजें तो नहीं पता, बट सर इंटरेस्ट पता चल गया है, जो कि इंटरेस्ट सर मैक्सिमम 30,000 हो सकता है सर, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और रिपेयर पर्पस के लिए। हरी बात समझ, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड। नाइस। तो ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, ये यहाँ क्यों आएगा? इसको अपन अलग से लिखते हैं सर। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा जाने वाला है सर। ये क्वेश्चन में जब अपनी क्लासेस में कराया था स्टूडेंट को एक्सप्लेन करके, अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से नहीं करते हुए 40 से 45 मिनट्स गया था, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है सर, बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो ऑन सेल ऑफ शेयर्स, और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं कि बकवास क्वेश्चन है सर, अच्छा क्वेश्चन है। आपके सेट ऑन सेट ऑफ के पूरे कंसेप्ट अच्छे क्लियर करता है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये तो आईयूएस की इनकम हो गई सर। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एक पेज और ऐड कर लेते हैं भाई, ये जाएगा ही, नेक्स्ट पेज तक तो जाएगा ही। ठीक है, कर लेते हैं। सर आईयूएस की इनकम मिल गई, इंटरेस्ट मिल गया 73,000, शायद यही था ना, 73,000। ठीक है। इसके बाद लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, पीजीबीपी का लॉस दिखा है सर मुझे 7,50,000 का। नाइस। तो पीजीबीपी का लॉस दिख गया सर मुझे, पीजीबीपी का लॉस सर, लॉस है टेक्सटाइल बिजनेस का 7,50,000 का सर। ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं सर। स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट दिया हुआ है सर 2,30,000। नाइस। स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट है सर 2,30,000, ये लॉस है ना। ठीक है। तो सर हम पढ़ क्या है, क्या नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो सकता है? हाँ, ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। और आगे पढ़ते हैं। लॉटरी इनकम दी हुई है सर 75,000। कहाँ गया आईयूएस की इनकम? लॉटरी इनकम 75,000। ठीक है, इससे कोई लॉस मत एडजस्ट कर देना। लॉस इंकर्ड बाय द फर्म इन विच ही इज अ पार्टनर, सर ये लॉस तो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म एग्जेम्प्ट होता है, तो लॉस भी एग्जेम्प्ट ही होता है, छोड़ दो इसको। सैलरी रिसीव फ्रॉम अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म सेम वाज अलाउड टू द फर्म, ये मेरी पीजीपी की इनकम है सर 50,000। सैलरी 50,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिज सन हु इज 30 years of age and is working in USA। हाँ, तो क्या दिक्कत है?
15,000 LIC क्लेम कर लेंगे सर। ये तो पूरे डिडक्शन तक पहुंच गए। और नीचे चलते हैं, यहाँ लिख लो ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें माइनस कर लो ATC वाली डिडक्शन। 15,000 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है सर LIC। ठीक है सर, बेटे का डिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट होना कोई फर्क नहीं पड़ता LIC के केस में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ती कहानी, और कुछ दिया हुआ है। हाँ हाँ, ही हैज द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, ठीक है। इसको मैं एक बार बाद में लिखूंगा, क्योंकि मैं पहले क्या करता हूं, मेरा एक सीक्वेंस है, सेट ऑन सेट ऑफ निकालने का एक सीक्वेंस है। सबसे पहले तो सर इंटर सोर्स, फिर इंटर हेड, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड। पहले इंटर सोर्स एडजस्ट कर लेता हूं, फिर इंटर हेड एडजस्ट कर लूंगा, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड वाला एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, पढ़ के रख लेता हूं कि ब्रॉड फॉरवर्ड मेरे पास कहां पर है सर। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ गोल्ड है, ठीक है, कैपिटल गेन वाला है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है, ये भी कैपिटल गेन वाला है, तो दोनों कैपिटल गेन वाले हैं। ठीक है, पढ़ के तो रख लिया मैं, बट आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली वाले घर का कितना आ रहा है सर, 5 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 7 लाख, 7 लाख माइनस 75,000, ये आ रहा है सर 4,25,000 दिल्ली वाले घर का। तो सर काम करते हैं, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं। 4,25,000 का लॉस आ रहा है सर, नाइस, बेहतरीन लॉस है सर, बट लेट आउट प्रॉपर्टी का लॉस है, याद रखना। ठीक है, फिर जयपुर वाली प्रॉपर्टी थी, इसमें तो सिर्फ मुझे रेंट दिया हुआ था, माइनस कर लो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, तो ये आ जाएगा 3,20,000, इसका 30%, अरे 3,20,000 इसका 30%, 96,000, ये माइनस किया 96,000, तो ये आ गया सर 2,24,000। ये इनकम है ना, इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में यही था, और यही इतने का ही लॉस हो जाएगा सर, 30,000 का लॉस। तो फाइनली अगर मैं सब एडजस्ट सब कर लूँ, तो IHP में कितना आ रहा है सर, IHP में मेरा आ जाएगा 4,25,000, 4,25,000 का लॉस प्लस 30,000 का लॉस माइनस 2,24,000, 2,24,000 की इनकम, तो मेरे को 2,31,000 का IHP में लॉस है। इसको मैं एक बार के लिए ना आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ सर कि मेरा 2,31,000 का लॉस आ रहा है, बट प्रैक्टिकली लॉस मैं कितना क्लेम कर सकता हूँ सर, IHP में मैक्सिमम लॉस 2 ही लाख क्लेम कर सकता हूँ, 2 लाख ही क्लेम कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये IHP का हो गया, ये मैं सैलरी से एडजस्ट भी कर लूंगा। शेयर्स वगैरह का कुछ नहीं है, इंटरेस्ट वगैरह का कुछ नहीं है, ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो अब देखो लॉस यहां पर आएगा बिजनेस में लॉस है, कितने का लॉस आएगा सर, 7,50,000 माइनस 2,30,000 माइनस 50,000, ये आ रहा है सर 4,70,000 का लॉस आ रहा है सर। ठीक है, बिजनेस में। अब बिजनेस का लॉस मैं सबसे पहले किससे एडजस्ट करूं, एक स्टूडेंट बोला सर बिजनेस का लॉस है, आप IOS से भी एडजस्ट कर सकते हो, कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हो, और बिजनेस का लॉस है तो IHP से भी कर सकते हो। मैं बोला नहीं यार देख, IHP तो मैं सैलरी से करके खत्म कर दिया, वहां पर बात खत्म कर दो। सर मेरे पास अभी कैपिटल गेन और IOS जिंदा है, मैं पहले तो कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकता हूँ सर, और चाहूं तो IOS से भी एडजस्ट कर सकता हूँ, दोनों मेरे पास ऑप्शंस है। तो पहले अपन क्या करते हैं, अगर IOS से एडजस्ट कर ले तो IOS में, अच्छा एक स्टूडेंट बोला सर कैपिटल गेन से पहले पूरा एडजस्ट नहीं कर सकता, कर सकते हो। आप मेरी एक बात समझो, कैपिटल गेन पे टैक्स कितना लगता है, 20% या 12.5%, डिपेंड की वो अमेंडमेंट के ऊपर। बट सर जब बात आती है IOS में अदर इनकम में, तो अदर इनकम पे टैक्स 30% तक जाता है। तो सर मैं चाहूंगा कि पहले मैं अपनी अदर इनकम कम कर लूं, तो 4,70,000 है, इसमें मैं 73,000 का इंटर सोर्स खत्म हुआ, अब इंटर हेड चालू कर दिया हूं सर, 73,000 का लॉस एडजस्ट कर लूंगा। सर क्यों, ये 75 वाले में क्लेम नहीं करोगे, अरे लॉटरी इनकम है, स्पेशल नेचर की इनकम है, इससे कैसे एडजस्ट कर दूंगा। तो सर 75,000 की इनकम बाहर दिखेगी जो कि लॉटरी इनकम, तो मेरे पास लॉस कितना बच गया, 4,70,000 माइनस 73,000, अरे माइनस 73,000, तो ये आ जाएगा 3,97,000। अब मेरे पास PGBP में
3,97,000 का लॉस है जो कि मैं पहले एडजस्ट करूंगा। फिर ब्रॉड फॉरवर्ड वाले भी मेरे पास है, ब्रॉड फॉरवर्ड वाले लॉस भी थे, कितने थे, ये दोनों को ऐड करें तो शॉर्ट टर्म है, ठीक है, ये तो एडजस्ट हो जाएंगे। तो 3 लाख के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी है सर मेरे पास, तो 3 लाख का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है मेरे पास। बट पहले इसको एडजस्ट करने के बाद देखो तो सही कितना बच रहा है। 7,95,000 माइनस 3,97,000, ये एडजस्ट करने के बाद सर 3,98,000 बच रहा है, तो मैं 3 लाख आराम से एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये पीजीपी का लॉस एडजस्ट किया, ये कैपिटल गेन का लॉस एडजस्ट किया, और इसके बाद भी मेरे पास 98,000 की इनकम बची कैपिटल गेन में। और कुछ बचा क्वेश्चन में? नहीं, हमें तो टोटल इनकम निकालने बोला था, तो टोटल इनकम में क्या ही बचा, बस यही तो आएगा सर। पीजीपी में डैश, कुछ नहीं, पूरा एडजस्ट हो गया। ये 75 प्लस 98 प्लस ऊपर कुछ है, ये 2 लाख का लॉस है सर, ये 2 लाख का लॉस, ठीक। और उधर सैलरी की इनकम प्लस 35,20,000 माइनस 2 लाख रुपीज आईएचपी का एडजस्ट कर दिया, तो ये आया 3493 सर। ग्रॉस टोटल इनकम आ गई मेरी 3493,000, उसमें ये 15,000 एडजस्ट कर लूंगा तो ये आ जाएगा माइनस 15,000, 3478,000। सर ये क्वेश्चन को तो मैं अल्टीमेट और बेस्ट क्वेश्चन मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ सर। और पता है इसमें कितना ट्विस्ट हो जाता है, अगर 115 बीएससी डाल देता तो आप सोच भी नहीं सकते कितना ट्विस्ट होता है इसमें। चलो गनीमत वो तो है ही नहीं, वो कहानी वाली बात ही नहीं आई, अदरवाइज तो इसमें बहुत ट्विस्ट होता और ट्विस्ट हो जाता सर ये क्वेश्चन में। ऐसे ही ये क्वेश्चन काफी टाइम टेकिंग है सर, ठीक है। 3,78,000, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो अब अपन 9th क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है। चलो और 9th क्वेश्चन देखेंगे। देखो 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी एंड द अमाउंट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है भाई, मिस्टर सुभाष इज अ सैलरीड इंडिविजुअल, पेज अ रेंट ऑफ 52,000 पर मंथ टू मिस्टर राज। ओ सर सेक्शन 194 IB लिया है, सैलरीड बंदा है, रेंट पे कर रहा है, 194 IB आ जाएगा। हमेशा दिमाग में बैठा लेना, सैलरीड दिखा IB, सैलरीड नहीं हुआ तो आई सोचना, ठीक है। पे 50,000 से ज्यादा है सर, ऑब्वियस सी बात है, टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी है। मिस्टर सुभाष हैज वेकेटेड द प्रीमाइसेस ऑन 31 अगस्त। ओ माय गॉड, अमेंडमेंट पूछ दिया सर। 30 सितंबर तक ओल्ड रेट और उसके बाद होता है न्यू रेट, और ओल्ड रेट है 5%, और उसके बाद व्हाट इफ द ही वेकेट्स द प्रीमाइसेस ऑन 31 अक्टूबर, तो सर 30 सितंबर के बाद न्यू रेट है 2%। तो ये तो अमेंडमेंट पूछ दिया सर। 52,000 इंटू अगस्त तक ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ्स, तो एक हो जाएगा 52,000 इंटू 5% इंटू 5% 13,000, और एक हो जाएगा 52,000 इंटू, अगर अक्टूबर में किया तो 7 मंथ्स इंटू 2%, तो 52,000 इंटू 7 इंटू 2%, सर ये आ जाएगा 7280। 2 आंसर आ जाएंगे सर, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है, रेट चेंज हो चुका है सर, ठीक है। चलो ध्यान दो सर, अगला ABC ट्रेडर अ पार्टनरशिप फर्म इज एंगेज इन होलसेल बिजनेस ऑफ तेंदू लीव्स, तेंदू पत्ता, TCS तेंदू पत्ता 5%। If the turnover for the previous year 23-24 was 9 crore, during the financial year 24-25 it sold tendu leaves worth 12 lakh to XYZ. XYZ does not provide his PAN number। ए भाई अगर PAN नंबर नहीं देता तो ट्वाइस द रेट हो जाता है सर, ट्वाइस द रेट मतलब 2, मतलब 10% हो जाएगा सर, तो आपका 12 लाख पे 10% TCS आ जाएगा सर, जो कलेक्ट किया जाएगा। इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट लोग TDS TCS को लेके हाइप किए हुए हैं कि बहुत अमेंडमेंट है, बहुत अमेंडमेंट नहीं है सर। मैं आपको बता रहा हूँ अमेंडमेंट नहीं है, जहां पर 5% है ना, वहां 2% के 3-4 ही केसेस, 4-5 केसेस है जहां पर परसेंटेज चेंज हुए, कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है कि आप TDS TCS पूरा ही नया करना पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने बताया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को TDS TCS को लेके बहुत हाइप है कि बहुत अमेंडमेंट है, इतना नहीं है सर, विश्वास करो, ठीक है। चलो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन देखो लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, पहले नीचे आके पढ़ो क्या बोल रहे हैं हमको बोल रहा है सर, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर गणेश
for the assessment year 25-26, assuming he want to pay tax under default tax regime. Oh my god, 115 BSc के हिसाब से चलना है सर. नाइस. पूरा ही क्वेश्चन 115 BSc के हिसाब से सोचना है, तो थोड़ा ध्यान देना सर, गड़बड़ ना हो जाए. और इसमें तो बहुत सारे पेजेस लग जाएंगे सर. पेज ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन है. तो एक काम करते हैं, पढ़ते जाते हैं और ट्रीटमेंट करते रहेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें. ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे सर, आप लोग एग्जाम में लिख के आएंगे. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर, क्या बंदे का नाम है, बंदे का नाम है गणेश. टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ गणेश फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26. ठीक है, इफ यू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, ये लाइन आप लिख के आएंगे. हर एक स्टूडेंट ये लाइन लिख के आएगा. ठीक है, चलो ये लाइन आप, मैं होप करता हूँ आप लोग ये लाइन लिख लिए होंगे. अब इसके बाद मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि सर मेरे उम्मीद से तो 2 पेज चले जाएगा. बाकी देखते हैं सर कितना जाएगा. ठीक है, ये हो गया, ये हो गया. उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर ले. ये सीधी तो बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए. कैलकुलेशंस के पड़ जाएगा ये नीचे, बहुत बड़ा क्वेश्चन. ये कहानी हो गई. इसके बाद लगा तो और ड्रॉ कर लेंगे सर, और पेज भी ऐड कर लेंगे और ड्रॉ भी कर लेंगे. ठीक, चलो लेट स्टार्ट सर. पर्टिकुलर्स, रुपए रुपए. सर एक एक चीज पढ़ते जाते हैं और स्टार्ट करते जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है. अगर पूरा एक्सप्लेन करूंगा फिर पूरा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. मिस्टर गणेश रेसिडेंट एंड एन ऑर्डनरी रेसिडेंट, एज 61 ईयर. सर ध्यान रखिएगा, वैसे एज से मुझे कोई मतलब नहीं पड़ने वाला है. पता है क्यों? 115 BSc लेके बैठा हूँ. ठीक है, डिडक्शन मिलनी नहीं है. इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ही इज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट. लो भाई, ये बंदा टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है. ही हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है भाई, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, तो हम चालू करते हैं नेट प्रॉफिट से. नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 53,74,500. लिख लेते हैं. चलो भाई, पीजीबीपी की. सर आप लोग एग्जाम में प्लीज ऐसे शॉर्ट फॉर्म ना करिएगा, ये मैं कर सकता हूँ, आप लोग एग्जाम में डेफिनेटली नहीं कर सकते. 53,74,500. ठीक है, ये नेट प्रॉफिट. इसमें कहानी होती है कुछ ऐड की और कुछ थोड़ा सा गैप देके होती है सर लेस की. ये 2 कहानियां हैं सर, ऐड और लेस की. तो अब एक एक चीज पढ़ते जाते हैं और ट्रीटमेंट करते जाते हैं. देखो सर, सबसे पहला दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट. इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है. विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये यहाँ क्या कर रहा है सर? ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी यहाँ तो नहीं आएगा, ये जाता है सर IUS में. तो इसको PGP से भगाओ, IUS में डाल दो. विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इसको लेस में डाल दो सर, लेस कर दो. पहला लॉटरी 31,500. पर सर ये IUS में इनकम दिखती है सर, IUS में हमारी इनकम है सर, लॉटरी विनिंग. ठीक है, अब ये लॉटरी विनिंग के साथ कहानी है कि 31,500 नेट ऑफ TDS है. तो 31,500 डिवाइड बाय 70 इंटू 100 करेंगे तो ये 45,000 आ जाएगा. तो भाई ये आ गया 45,000. ठीक है, इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है. बेड डेट रिकवर्ड दिया हुआ सर, गारंटीड है सर. बेड डेट रिकवर्ड से नीचे कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा सर. एक काम करते हैं, इसको स्टार कर लेते हैं. इसका ट्रीटमेंट अभी अपन ने नहीं किया है, क्योंकि इससे रिलेटेड नीचे पॉइंट मिलने के चांसेस है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन. मुझे ये तो क्लियर है, ये वाला डेप्रिसिएशन आएगा नहीं सर, ये डेप्रिसिएशन तो नहीं आएगा. तो ये एक काम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स आता है सर, ये डेप्रिसिएशन तो नहीं आएगा. ठीक है, प्रोफेशनल फीस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है एज सच. उसके बाद दिया हुआ रेंट रेट टैक्सेस से कोई दिक्कत नहीं, ट्रेवलिंग एंड कन्वीनियंस से दिक्कत नहीं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ये सब नहीं आता है सर, ये आता ही नहीं है. ऐसा कौन सा एक्सपेंस हमने अलाउ किया है सर? लॉस ऑन साइंटिफिक रिसर्च एसेट 2 लाख रुपीज, आप कुछ भी थोड़ी क्लेम कर लोगे. अगला है सर नेट प्रॉफिट. ये तो मेरा प्यार है सर, इसी से तो मेरा क्वेश्चन चालू हुआ था. आगे बढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ओपनिंग एंड, सर जो ये तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ ना सर, ये तरीका अगर आप एग्जाम में अप्लाई करोगे ना, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व भी होगा, टाइम सेव भी होगा, बार बार क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम नहीं जाएगा. ये टेक्निक बड़ी जबरदस्त है, मैंने स्टूडेंट को क्वेश्चन बैंक बैच में ये सिखाया है और इट रियली वर्क्स. स्टूडेंट को बड़ा समझ आया है, बड़ा मजा आया है सर. देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश्ड गुड्स वेर वैल्यूड अंडरवैल्यूड बाय 10%.
ओपनिंग स्टॉक 14,50,000, क्लोजिंग स्टॉक 15,58,000 वॉज शोन। तो ये आपको बता रहे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। ठीक है भाई, तो ये 14,50,000 में ओपनिंग स्टॉक को आपने 10% अंडर वैल्यू किया, तो ये डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करना पड़ेगा, ये भी डिवाइड बाय 90 इंटू 100 करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा सर? 14,50,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, तो ये आ जाएगा सर 14 लाख। ये क्या हो गया, डिवाइड बाय 90 इंटू 100, ये आ रहा है सर 16, 1 2 3 4 5, ठीक है, माइनस 14,50,000 कर लो। ठीक है, माइनस 14,50,000, तो ये आ रहा है सर 16,111। ठीक है, और 15 लाख इसका भी करना पड़ेगा सर। 15,58,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90, ये आ रहा है सर 17,311, 1 2 3 4, और इसको माइनस कर लो 15,58,000 से, माइनस 15,58,000, तो ये आ रहा है सर 17,311। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हमें इतने से बढ़ाना है, मतलब अपना प्रॉफिट कम करना है। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक इतने से बढ़ाना है, और इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। आप चाहो तो दोनों का नेट फिगर भी कर सकते हो, आप चाहो तो नेट वैल्यू भी ले सकते हो और नेट बेसिस में भी कर सकते हो। इट्स योर चॉइस, आप कैसे करना चाहोगे, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक, तो अब अपन क्या करेंगे, आप चाहो तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप चाहो तो इन दोनों को नेट करके भी दिखा सकते हो। तो नेट में अगर आप चेंज देखोगे तो 12,000 का डिफरेंस है सर। 12,000 से क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है सर। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट 12,000 से बढ़ा सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। और आपके पास दोनों टाइप के ऑप्शन है सर, आपके पास दोनों टाइप के ऑप्शन हैं। तो आप एक काम करो, इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, और चाहो तो सीधा सीधा 12,000 भी लिख सकते हो, ये स्टॉक लिख के। ठीक है, स्टॉक मत लिखना एग्जाम में, पूरा सेंटेंस लिखना कि हमने अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट किया, वर्किंग नोट में दिखाना और 12,000 लिख लेना। ठीक है, आई बात समझ? चलो नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं सर। सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स। देखो, कॉन्ट्रीब्यूटेड 20% ऑफ बेसिक सैलरी इन द नेशनल पेंशन स्कीम रिफर्ड इन 80 CCD। ओ माय गॉड, ये तो अमेंडमेंट है, और इसमें हमने पढ़ के आया 14%। 14%, पहले 10% हुआ करता था, अब ये 14% अलाउड है हमें सेक्शन 36 में। तो इसने तो 20% ऑफ बेसिक सैलरी की है। बेसिक सैलरी कितनी है हमें बता दो सर। बेसिक सैलरी 5 लाख, 5 लाख का 20% 1 लाख इसने कंट्रीब्यूट किया है, जबकि हमें 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट लेते हैं हम सर। तो बेसिक दिया हुआ है 5 लाख, डीए दिया हुआ है 40% ऑफ बेसिक, और फॉर्मिंग पार्ट वाला दिया हुआ है सर डीए 50% ऑफ फॉर्मिंग पार्ट। तो ये कितना हो जाएगा सर? 5 लाख, इसका 40%, 2 लाख रुपीज, इसका भी 50% डीए 1 लाख। तो ये हो जाएगा सर 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख, और 6 लाख का 14%, सर 6 लाख का 14% 84,000 होता है सर। 84,000 का हम क्लेम कर सकते थे सर सेक्शन 36 में, बट ये तो सर 1 लाख डाल दिया खर्चा, तो इसने 16,000 का खर्चा ज्यादा डाल दिया सर। तो हम ऐड कर लेते हैं 16,000 का। सैलरी एंड वेजेस कहाँ गया, ये रहा सर, फोर्थ, सैलरी एंड वेजेस 16,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अमेंडमेंट का पार्ट है मेरे हिसाब से, इसको याद रखना, ग्रीन कलर से कर देता हूँ, ये अमेंडमेंट है, रिविजन लेक्चर में मैंने इसको करवाया है सर। Same, some of the employees opted for retirement under the voluntary retirement scheme. A sum of 3,40,000 was paid to them on 1 January 2025. सर ये तो 1/5 करके अलाउड होता है, ये पूरा अलाउ होता ही नहीं है, तो ये पूरा खर्चा एक बार में कैसे डाल दिया? तो 3,40,000 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 68,000 माइनस 3,40,000, तो ये मेरा आ रहा है 2,72,000। ये 2,72,000, अभी इसको हटाता हूँ ग्रीन से। सर 2,72,000 इसने एक्सपेंस ज्यादा क्लेम कर लिया, पूरा क्लेम कर लिया ना एक बार में, इतना मिलता ही नहीं है सर। तो ये भी हम ऐड कर लेंगे। वॉलेंट्री रिटायरमेंट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट का है सर 2,72,000, इसको भी ऐड कर लो सर। आगे बढ़ते हैं।
Interest on loan includes interest paid at the rate of 15% on loan of 12 lakh which was taken from the SBI on 1/5/2022 for the purchase of new electric vehicle of 15 lakh. The car is used for personal purpose and no amount is repaid so far. अच्छा, ओके। तो एक बात आप देखो क्वेश्चन में ऊपर में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन्स दिया हुआ तो है सर, और नीचे भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहां पर देखो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड इंटरेस्ट पेड एट द रेट ऑफ 15% पर्सनल पर्पस के लिए। तो ये सर 15% 12 लाख का कितना हो जाएगा सर? 1,80,000। इतने का इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि कार पर्सनल पर्पस है, ठीक है। तो एक काम करो, यहां लिखो 6th इंटरेस्ट 1,80,000, ठीक है। इंटरेस्ट 1,80,000 हो गया। उसके बाद अच्छा, अब एक स्टूडेंट ने बोला सर 80 ले लू मैं बोला ओ भाई अपन 115 BAC चल रहे हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में डिडक्शन कहाँ से ले रहा है, ले ही नहीं सकते। तो ये छोटी सी बात है, अच्छी बात है, ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखो, depreciation allowable as per income tax act is 4,50,000 but during the calculation of such depreciation following addition was not considered. Motor car purchased for 3 lakh for supply of finished goods to dealer on 25/8/2024. तो पहले तो एक 4,50,000 और इसका 15% हो जाएगा 45,000। ये दो चीजें हम क्लेम करेंगे डेप्रिसिएशन के फॉर्म में, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हैं भाई, लेस में लिखेंगे सर डेप्रिसिएशन। एक है 4,50,000 जो एज पर IT एक्ट था सर, और एक कार वाला है सर 45,000, ठीक है। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, हाँ ये रहा। एन एसेट वॉज परचेज फॉर 6 लाख ऑन 23rd July 2021 for conducting scientific research and the deduction was claimed under section 35 of the income tax act. The asset was sold on 5/9/2024 for consideration of 4 lakh. आपने सर साइंटिफिक रिसर्च की एसेट बेच दी है सर, तो ये जो 4 लाख है ना सर, ये 4 लाख आपकी इनकम मानी जाएगी। इसको ऐड कर लेते हैं सर, साइंटिफिक रिसर्च की एसेट बेच दिया मैंने। एग्जाम में कोई भी ऐसे प्लीज शॉर्ट मत लिखना, एग्जाम में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो सेंटेंस लिखा है वैसे का वैसा ही लिखना, प्लीज चेंज मत करना। अगला देखो, एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑफ 1,75,000 पेड टू अ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35। आउट ऑफ 1,75,000 50,000 वाज यूटिलाइज्ड फॉर द परचेज ऑफ लैंड बाय द रिसर्च एसोसिएशन। अरे भैया, हम 115 BAC वाले हैं, और 115 BAC के केस में हमें सेक्शन 35 1, 1 एंड 4 ये दो ही तो क्लेम करते हैं सर। इन दो के मतलब रेवेन्यू नेचर का और कैपिटल नेचर का खर्चा, ये दो ही क्लेम करते हैं। रिसर्च एसोसिएशन IIT ये सब कुछ क्लेम नहीं करते हम 115 BAC में। तो ये पॉइंट तो इररिलेवेंट हो गया, हम कुछ करेंगे ही नहीं। जबरदस्ती आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि 50,000 लैंड का खर्चा था सर, ठीक है। अगला देखो, He received 3 lakh from debtors। हाँ, ऊपर डेटर वाला पॉइंट था, मैंने आपको बोला था सर बेड डेट रिकवरी को लेके कुछ तो होगा। ये रहा, मिल गया देखो 3 लाख। तो he received 3 lakh from a debtor which has been written off as bad debt in the year 1819. Amount due from the debtor for which was written as bad debt was 5 lakh, out of which tax officer only allowed 3 lakh। 5 लाख का बैड डेट था जिसमें से ऑफिसर ने 3 लाख अलाउ किया, 2 लाख मेरे को अलाउ नहीं हुआ सर। इस बार मेरे को 3 लाख रिकवर हुआ, तो ये जो 2 लाख मेरे को अलाउ नहीं किया, पहले मैं इसको हटाता हूं, बचा हुआ 1 लाख मेरी इनकम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसने तो इनकम कितनी दिखा दी है? 3 लाख दिखा दी है। प्रैक्टिकली इनकम कितनी दिखानी थी? 2 लाख दिखानी थी। तो अपन लेस में लिख लेते हैं सर, लेस में लिख लेते हैं बैड डेट रिकवर्ड सर 2 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए की इनकम तो परफेक्ट है, बट ये जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिखा दिया था वो नहीं होगा सर। बस, और क्या, हमने एक एक चीज का ट्रीटमेंट आइटम सब कर लिया। आप भी ये तरीका एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली मेरे को लगता है कि ये बहुत प्रेफरेबल तरीका है, आपका टाइम सेव भी होगा और आराम से हर एक पॉइंट का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। अब ये अपन प्लस माइनस करते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्लस 16,000 प्लस 2,72,000 प्लस 1,80,000 प्लस 4 लाख और कुछ प्लस का है 9
माइनस 31,500 माइनस 4,50,000 माइनस 45,000 माइनस 2,00,000 रुपीज। ये आपका माइनस प्लस माइनस सब करने के बाद आ रहा चाहिए, कुछ हम भूल तो नहीं गए। हमने ना ये वाला पॉइंट जो था उसको ऊपर लिखा नहीं, हमने ये जरूर बोल दिया कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है हमें, बट ये हमने ऊपर लिखा नहीं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना सर कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड्स, तो इसको भी तो अपन को ऊपर ऐड करना पड़ेगा। 1,75,000 ये अपन ने ऐड नहीं किया था, वहाँ बोल के ख़त्म कर दिया था कि सर साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड हमने जो खर्चा किया 1,75,000 ये भी ऐड हो जाएगा, तो प्लस 1,75,000 ये आ रहा है सर 65,20,000। और कुछ बच गया के अलावा मेरे हिसाब से और कुछ तो नहीं है। ये एक सेकेंड, ये जो स्टॉक वाला फिगर है, इस फिगर में ना अपन ने जो कैलकुलेशन किया है उस कैलकुलेशन में अपन ने ना ये 1,20,000 होगा, ये 12,000 नहीं होगा क्योंकि ना अपन एक जीरो की मिस्टेक कर गए थे, एक जीरो की मिस्टेक के कारण ये आंसर वेरी कर गया सर। ठीक है जी, ये एक जीरो के कारण ये एक आंसर वेरी कर गया। ठीक है, ये 1 यहाँ है, ये 1 यहाँ है, इसके कारण ये आंसर वेरी किया सर। ठीक है, तो ये 1,20,000 होगा जिसको अपन ने 12,000 लिख दिया था गलती से। ठीक है, तो बाकी तो ठीक है, तो एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 53,74,500 प्लस 61,700 प्लस 2,00,000 प्लस 1,20,000 प्लस 16,000 प्लस 2,72,000 प्लस 1,80,000 प्लस 4,00,000 प्लस 1,75,000 प्लस 31,500, नहीं प्लस नहीं है, माइनस माइनस 31,500 माइनस 4,50,000 माइनस 45,000 माइनस 2,00,000, तो ये आ रहा है सर आपका 66,28,000। ये आ जाएगा अपना 66,28,000। ठीक है, उसके बाद IUS की इनकम तो क्रिस्टल क्लियर है सर, 45 ही है, इसमें क्या ही डाउट होगा। ठीक, तो ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, यही हमारी टोटल टोटल इनकम भी यही हमारी है सर, 66,73,000। अब इसमें टैक्स निकालना है सर, तो टैक्स आई पर्सनली थिंक स्टूडेंट टैक्स निकाल सकते हैं 115 BAC के हिसाब से। आपको स्लैब पता होगा सर, अच्छा स्लैब में याद रखना लॉटरी 45,000 में 30% लगा लेना। ठीक है, उसके बाद बैलेंस जो बचेगा उसमें स्लैब लगाना सर, और स्लैब याद है ना सर, फर्स्ट 3 लाख तक नील, फिर 3 से 7 लाख तक 5%, वही कहानी है, हमें स्लैब लगाना है, स्लैब लगा के टैक्स निकालना है। आप लोग भी निकालो, मैं भी निकालता हूँ सर। तो मैंने स्लैब लगा के निकाला, तो ये तो क्लियर है कि सर 45,000 का 30% 13,500, ये तो क्लियर है। बट बाकी में हम स्लैब लगाएंगे 66,73,000 माइनस 45,000, इसके बाद जो बचा हुआ है उस पर स्लैब लगाओ, पहले 3 लाख पे, फिर उसके बाद ये 15 लाख तक फिक्स है, उसके ऊपर 30% है। तो अगर मैं ये करूँ तो ये मेरा आ जाएगा, मतलब इसके ऊपर बैलेंस में 30% होता है, फिर इसमें इतना आया, तो ये आया सर मेरा 15 लाख। ठीक है, ये मेरा आ रहा है सर 15,38,400, 15,38,400। अभी दोनों को ऐड कर लो सर, प्लस 13,500, तो ये मेरा टैक्स बन गया सर, ये मेरा टैक्स बन जाएगा, ये 30% वाली अमाउंट है, इसमें प्लस भी कर लेना, वो जो ऊपर भी निकाले थे उसमें अपन कितना निकाले थे 60 प्लस, एक काम करता हूँ डायरेक्टली फिगर लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर स्लैब बेसिस में कैसे कितना निकाले। स्लैब बेसिस में अपना फाइनली आ रहा है सर 16,78,400, मतलब पूरा करने के बाद स्लैब बेसिस में। ठीक है, प्लस 13,500, 16,478,400 प्लस 13,500,
ये आ रहा है सर 16, आपका टैक्स आ गया 16,91900, ये टैक्स आया है। बट ये टैक्स आया है, अभी तो टैक्स के बाद सर सरचार्ज लग जाएगा 10%, क्योंकि हमारी इनकम 50 लाख से ऊपर है, सरचार्ज लगा लेना। फिर याद रखना सर +4% भी करना, +4% भी एजुकेशन सेस करना। तो ये सब करने के बाद कितना आ रहा है, +10% +4%, ये आ रहा है सर 19,35534। इसमें माइनस कर लो सर जो हमने टीडीएस पे किया है, ठीक है, जो हमने टीडीएस पे किया है वो आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि टीडीएस तो पे किया है ना सर। तो फाइनली ये हमारा निकल गया, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, बन गया। टैक्स लायबिलिटी आप निकाल लेना, वो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, वो आराम से आप लिख के निकाल सकते हो। बट जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने एक्सप्लेन किया, ये आपका कवर किया। ये एक जीरो में अपन स्टॉक में गड़बड़ कर देते, बाकी तो ठीक है, वो एक जीरो का मिस्टेक था, बाकी सब ठीक है, परफेक्ट है। इसमें 2-3 पॉइंट जो मेरे को लगे अमेंडमेंट वाले, वो आपको ध्यान रखना चाहिए, डेफिनेटली याद रखना चाहिए। जैसे कि एक पॉइंट मेरे को ये वाला लगा, ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट अमेंडमेंट का था, ये इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को ध्यान रखनी चाहिए, इसमें गलती होने के बहुत स्कोप है। बाकी एज सच इस क्वेश्चन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जिसपे आप कंफ्यूज हो सको या गड़बड़ का। ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट सर, ये 115 बीएससी के हिसाब से अमेंडमेंट नहीं है, 115 बीएससी के कारण इसका ट्रीटमेंट अच्छा हुआ था सर, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। आई होप समझ आया होगा। ये हमारा इनकम टैक्स का पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम जीएसटी वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलो, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और जो डाउट्स वगैरह वो आप मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में, ठीक। चलो, थैंक यू।